आज हमें नया टॉपिक बेटा शुरू करना है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सेंटर ऑफ मास होता क्या है। चलो नाम से बताओ बेटा, आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब लग रहा है? जैसे ये मार्कर पेन है, ठीक है, इस मार्कर पेन में क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और वो पॉइंट ज़्यादातर केसेस में कौन सा होता है? जो बीच वाला पॉइंट होता है बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जिसके लेफ्ट का मास और जिसके राइट का मास बराबर हो, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही है? अगर कोई रॉड है यूनिफॉर्म, मान लो ये मार्कर पेन है, वो मैंने ऐसे ड्राइंग के लिए ऐसे बना दिया, ठीक है, इसको अगर तुम धागे से लटकाओ तो कौन से पॉइंट से धागे से लटकाओगे? ए, बी या सी, जिससे ये हॉरिजॉन्टल रहे, ना लेफ्ट में झुके ना राइट में झुके। तो क्लियर समझ में आता है कि बी से। कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है बेटा जिसके लेफ्ट का मास और जिसके राइट का मास, या फिर अगर बॉडी कोई ऐसी है तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर का वजन और नीचे का वजन, वजन नहीं कहना चाहिए, वेट नहीं कहना चाहिए, मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। बात आती है कि सेंटर ऑफ मास हम समझ चुके हैं कि किसको कहते हैं, है ना? चाहे तो आप लिख भी लो कि पॉइंट विच एट विच। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? वो पॉइंट जिस पर हम क्या कर सकते हैं? एट विच होल मास ऑफ द बॉडी मे बी एज्यूम कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पर हम कह सकते हैं कि सारी बॉडी का मास मतलब कंसंट्रेटेड है, कि यहाँ पर है सारी बॉडी का मास। ठीक है ना, इस तरीके से। हालांकि बात सही ये होती है कि मास तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग पार्टिकल का, लेकिन सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम मान सकते हैं कि सारी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो जिसके लेफ्ट का मास और जिसके राइट का मास क्या है बेटा? इक्वल है। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें वो आती है कि हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालें? तो इसमें बेटा एक सबसे पहले हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई हल्की सी रॉड है, प्लास्टिक की बहुत हल्की सी रॉड है, और इसका कोई ऐसे समझ लो कि इसका कोई मास नहीं है, कोई वजन नहीं है, बहुत हल्की रॉड है। ठीक है ना। और इसके एक कॉर्नर पे आपने कुछ मास रखा हुआ है बेटा, कितना केजी? मान लो 5 kg। ठीक है ना। और दूसरे कोने पे भी कुछ मास रखा हुआ है 5 kg। आप थोड़ा सा ऐसे एज्यूम करो कि कोई लकड़ी है, लकड़ी के एक सिरे पर हमने कुछ बांध दिया है वजनदार चीज़, जैसे कि 5 kg की, और लेफ्ट में 5 kg की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, वो कौन सा पॉइंट है जिससे धागे से बांध के इस रस्सी को लटकाया जाए तो ये रस्सी मतलब ये स्ट्रेट रहे, हॉरिजॉन्टल। देखो ज़्यादा होगा वहाँ झुक जाएगी, इधर ज़्यादा होगा तो इधर को झुक जाएगी, उधर से उठ जाएगी। तो वो कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर का मास होगा। मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, रॉड की लेंथ कितनी है बेटा? 10 मीटर है। तो तुम्हें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? बीचों बीच में होगा 5। लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात है, इसको करने का तरीका क्या होता है? ठीक है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखो, जो ये 5 kg वाली चीज़ है ना, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है बेटा? अगर कोई बोल दे कि 5 kg की कोई चीज़ है, इसका खुद का वजन, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? यही होगा, मतलब वो पॉइंट जिसके लेफ्ट राइट सब जगह इक्वल वजन होगा, सेंटर में होगा। और इसका खुद का मास कहाँ होगा बेटा? इसके सेंटर में होगा। ठीक है। अब तुमने तो डायरेक्टली बता दिया ना, तुमने तो डायरेक्टली बता दिया कि सर 5 मीटर इसका आंसर आने वाला है। इसका सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आने वाली है? 5 मीटर। ये XUM का क्या मतलब है? X रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस? सेंटर ऑफ मास की। तो ये आने वाली है 5 मीटर, है ना। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी तो होना चाहिए कि हमने इसको फाइंड आउट कैसे किया। तो फाइंड आउट इसको कैसे करते हैं? इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ मैंने बोल दिया बेटा x एक्सिस और यहाँ बोल दिया y एक्सिस। आपको अपने मन से x एक्सिस बनाना है और y एक्सिस बनाना है। इसका वेट क्या है? इसका मास क्या है बेटा? 5 kg। और इसका मास क्या है इस कॉर्नर का? 10 kg। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये ओरिजिन है बेटा 0,0। ठीक है। आपको ये बताना है कि इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ये तो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है ना मास एक तरीके से। ये वाला मास कहाँ पर रखा हुआ है बेटा? इसके कोऑर्डिनेट क्या है? अच्छा, रॉड की लेंथ आपको गिवन होगी प्रॉब्लम में, 10 मीटर लंबी रॉड है।
ये तो गिवन है उसमें। तो इसका ये 10 kg कहाँ पर रखा हुआ है बेटा, कोऑर्डिनेट 10,0 पर। ये बात समझ में आई? ये 10 kg कहाँ रखा हुआ है, इस कोने पे रखा हुआ है ना, तो इसकी लोकेशन कैसे बताओगे आप? यहाँ से 10 पर, और किसी हाइट पर भी है कि यहीं पर है? यहीं पर है, तो हाइट होगी बेटा आपकी 0। तो इसको कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। ये वाला जो मास होता है इसको कहते हैं m1 और इस वाले मास को क्या कहते हैं, m2। अच्छा ये 10 kg नहीं था, सॉरी, ये कितना था, 5 ही kg था ना, तो m2 को भी मैंने क्या मान लिया, 5 kg। अब मैं आपको एक फार्मूला बोलता हूँ कि जैसे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते हैं, x बार का मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, आप खाली x भी लिख सकते हो, आप खाली ऐसे भी लिख सकते हो, XCOM, है ना। तो इसका फार्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस, बड़ा बड़ा सा लग रहा है अभी, वो सेक्शन फार्मूला होता है जो तुम्हें लग रहा है, ठीक है ना। ये एवरेज वेटेड फार्मूला कहलाता है। जैसे x1 से m1 प्लस, हाँ m1 m2 तो लिखा है ना, ना यहाँ पर अलग है, m1 x2 नहीं होता, यहाँ पर m1 x1 है। अब समझो m1 कितना है बेटा, 5 kg, इंटू x1 क्या है 0, m2 क्या है आप बताओ, ये m2 कितना है 5, और इसका x2 क्या है बेटा 10, और अपॉन में m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, तो 10 5 जा 50, 50 अपॉन 10, यानी आंसर क्या आ गया 5। यानी जो आपका XCOM आया वो 5 मीटर आया, पर ये 5 कहाँ से मेजर किया गया है, ओरिजिन से। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास आने वाला है। सेंटर ऑफ मास का मतलब बेटा वो पॉइंट जिससे अगर इससे रस्सी से बांध के लटका दिया जाए तो रॉड सीधी रहेगी, ना इधर झुकेगी ना इधर, मतलब वो पॉइंट जिसके लेफ्ट का वजन और राइट का वजन क्या है, इक्वल। आप बोलोगे सर ये तो अंदाजा आ रहा था हमें वैसे ही, तो फॉर्मूले से भी तो वही आंसर आएगा। ये फॉर्मूला तो तब यूज होगा जब यहाँ पर 10 kg या 20 kg अलग अलग मासेस होंगे, ठीक है। थोड़ी बात समझ में आ रही है? मैंने अभी तक ये पढ़ाया है इनको कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास बेटा फटाफट समझ ले, बिल्कुल 2x की स्पीड से। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, जैसे मार्कर पेन है, हर बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पर अगर धागा बांधा जाए, जिस पॉइंट से धागा बांधा जाए और इसको लटका दिया जाए तो ये बॉडी क्या रहेगी बेटा, सीधी रहेगी। तो मार्कर में अंदाजे से तुम ले लेते हो सर बीच वाला पॉइंट ले लो जिस पर, या आप ऐसे कई बार करते हो, नहीं करते हो आप ऐसे उंगली पे पेन को नहीं रखते, स्केल को रखते हो, कोई भी ऐसी चौड़ी पट्टी टाइप की रखते हो जिससे लेफ्ट में और राइट में बैलेंस होता है, करने की कोशिश करते हो, हालांकि कर नहीं पाते, कभी इधर को ये गिर ही जाता है, लेकिन अगर करना चाहे तो एक पॉइंट पे ऐसे बैलेंस किया जा सकता है, जिससे मतलब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके लेफ्ट का वजन राइट का वजन सेम है। फिलहाल के लिए आप इतना समझो, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना पड़ता है अलग अलग सिस्टम का, बॉडी का। यहाँ पर एक ऐसी बॉडी है जो 2 डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बनी है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि पहला पार्टिकल अलग है, दूसरा पार्टिकल अलग है, सेपरेट सेपरेट पार्टिकल। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, दुनिया में जितनी चीज़ें होती हैं बेटा वो किससे मिलकर बनी है, वो एक एक पार्टिकल से नहीं बनी है, वो एक कंटिन्यूस मास से मिलकर बनी है। किससे? कंटिन्यूस मास से। मैंने यहाँ ये एज्यूम कर लिया है कि बीच की रॉड का कोई मास नहीं है, एक इधर पार्टिकल है एक इधर पार्टिकल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचों बीच में होगा, ठीक है। जल्दी बोलो, क्लियर है? अब थोड़ा कुछ और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ कहीं भी मान सकते हो। अभी सुनो बेटा, जैसे इसी प्रॉब्लम को हम, चल सवाल ही बना देता हूँ तेरी बात का, वेयर टू टेक ओरिजिन, वेयर टू कंसीडर ओरिजिन, कि पहले वाले मास पे ही क्यों माना, दूसरे पे क्यों नहीं माना। तो आंसर है बेटा कहाँ ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, आंसर है इसका एनीवेयर, कहीं भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? इसी क्वेश्चन को मैं आपको 2 अलग अलग तरीके से, 2 क्या 3 तरीके, जितने आप बोलो उतने तरीके से करके बता रहा हूँ, पर एक बार आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ गया तो आप बता देना, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ये है, ये 5 kg है, ये 5 kg है, हाँ ये 5 kg है, और यहाँ पर क्या है बेटा, दूसरा 5 kg है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। किसी ने बोला कि सर ओरिजिन इसको मान लो, मैंने कहा ठीक है इसको मान लेते हैं, x और ये y, ये x और ये इसको ओरिजिन मान लिया 0,0।
अब जब इसको ओरिजिन मान लिया तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1, इसके होंगे 0,0। देख लो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x कोऑर्डिनेट -10,0। बात समझ में आ रही है? क्या होंगे बेटा इसके -10,0। तो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का, x कोऑर्डिनेट उसका m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई, m से m की यूनिट कटेगी, मास से मास की यूनिट कटेगी, तभी तो डिस्टेंस की यूनिट रह जाएगी। ठीक है ना? तो बेटा वैल्यू रख दो इसमें। m1 कितना है? m1 है बेटा, ये m1 है, ये वाला इधर वाला है m2। ठीक है ना? तो m1 में रख रहा हूँ 5 इंटू x1 प्लस m2 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 5। ये -10 कैसे आया, समझ में आया? देख लो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो -50 अपॉन 10 यानी कि -5। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट -5 आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओरिजिन से किस साइड को, लेफ्ट या राइट? बस यही दिमाग में रखना है, ओरिजिन से क्या को, और बताना नहीं है, ऐसी समझने के लिए। ओरिजिन से -5 का मतलब यही हुआ ना बेटा, ये यहाँ पर है x। -5 का क्या मतलब है, पीछे की साइड को। तुम भले ही कहीं पर भी ओरिजिन मान लो, लेकिन जो इसकी लोकेशन है सेंटर ऑफ मास की बीच वाले पॉइंट पे अगर 10 मीटर है तो 5 मीटर वही आ रही, नहीं आ रही है, लोकेशन वही आएगी, ओरिजिन कहीं मान लो। कोई बोलेगा सर मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लूँ क्या, इससे 1 मीटर आगे, इससे 9 मीटर आगे। मैं कहूँगा करते रहो, कहीं पर भी मानते रहो। चलो कर ही दो बेटा, आपके लिए सवाल है और आंसर आ जाए तो बता देना। एक 5 kg का ब्लॉक है और ये यहाँ पर रखा है, ये ओरिजिन है आपका, ये क्या है ओरिजिन, और एक और 5 kg का ब्लॉक है। ठीक है ना? थोड़ा पास बनाना चाहिए यहाँ कहीं, या छोड़ो यहीं पर बना देता हूँ। 5 kg, ये है 2 मीटर बेटा, ये ओरिजिन से 2 मीटर दूर रखा है, तो अंडरस्टूड है कि ये वाली डिस्टेंस कितने मीटर हो जाएगी, 8। आप बताओ सेंटर ऑफ मास बीचों बीच 5 में आ रहा था, नहीं आ रहा था? सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा था, 5। लेकिन सेंटर ऑफ मास के बेटा कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर ओरिजिन ये है तो? अंदाजे से बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के? 3, देख लो 3,0 होगा, नहीं होगा इसका कोऑर्डिनेट? इसलिए होगा 3,0, इसलिए होगा क्योंकि ये 2 है, ये 3 है, तो 5 हो गया ना। तो अब आप फॉर्मूले से निकालो XUM, और फॉर्मूले से निकालने के बाद XUM की वैल्यू +3 मीटर आनी चाहिए। आप फॉर्मूला हो रहा, M1 क्या यूज़ करोगे, ये रहा M1। X1 क्या यूज़ करोगे, -2। X1 क्या है, -2, और X2 क्या यूज़ करोगे बेटा, 3। समझे नहीं? कोऑर्डिनेट तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ही लेने ना, सॉरी 3 नहीं है, कितना है, 8 है क्या, 8,0 बिल्कुल। तो कोऑर्डिनेट क्या यूज़ करोगे, 8,0। ठीक है ना? ये x2 हो गया बेटा आपका। अरे समझ आ रही बात? ये x2 आंसर +3 आएगा, वो फॉर्मूले में लगाओ, तुम्हें करना आना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, गरीबों वाली जिंदगी जी रहा है। पेन दो इसको, पेन दो। सब दिख रहा है सर, सब दिख रहा है। अरे तो आगे मुश्किल सवाल आएंगे, ऐसे ही कर देगा ओरली है। पेन नहीं चाहिए तुझे, ले। चलो भाई हो गया। अब देखो बेटा, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर रहे हो टाइम पास करवा रहे हो, फटाफट पूछना, जल्दी पूछ। अरे सर आपने क्योंकि मुझे पता था ना लोकेशन तो 5 भी आनी है, तो यहाँ से 2 मीटर तो पहले ही हो गया, तो 3 ही आएंगे ना कोऑर्डिनेट, 3 ही आएगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। सिंपल सी बात है बेटा। अगर किसी बॉडी में, किसी बॉडी का ऐसी y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, थोड़ा फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप नोट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्या था फॉर्मूला बताओ सेंटर ऑफ मास निकालने का? x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन। मान लो किसी बॉडी में और भी पार्टिकल हैं तो एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ गए? 3 पार्टिकल होंगे तो मान लो ऐसी y कोऑर्डिनेट निकालना है। अभी तो रॉड x डायरेक्शन में थी ना, जब रॉड की जगह मैं क्या ले लूँगा बेटा, प्लेट, और प्लेट पे 4 पार्टिकल लगा दूंगा ऐसे, समझ रहे हो, m1 m2
M3 M4, तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा नहीं आएगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास x में तो आगे बढ़ा ही बढ़ा। आप सोचो ना, ये x एक्सिस है, x में तो आगे बढ़ा ही बढ़ा, y में भी तो कुछ ऊपर होगा। यहाँ से बांधोगे ना आप धागे से ऐसे हॉरिजॉन्टल करके, जिससे स्टेशनरी रहे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहे, ठीक है। तो हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ता है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? m1 y1, खुद का m1 खुद का y1 है ना, दूसरे का नहीं। सेक्शन फॉर्मूला दिमाग में नहीं चलना चाहिए, अपॉन m1 प्लस m2। और मान लो अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशनल हो, मतलब उसमें हाइट भी हो लेंथ भी हो, हाइट हो लेंथ हो, रेक्टेंगल हो, क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब सिंपल सा एक सेटअप है, एक एग्जाम्पल है, आप बेटा ट्राई करो। अगर आप इसे नहीं भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। जैसे मैं जानबूझ के 2 kg 2 kg 2 kg और 2 kg मैंने 4 पार्टिकल ले लिए और ये ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है बेटा? ठीक है ना। तुम बोलोगे सर बीचों बीच में होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छा लेंथ 10 मीटर है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? इसको x एक्सिस मान लो और इसको क्या मान लो बेटा? y एक्सिस। तो आप सॉल्व करके ये बताओ कि x बार क्या आएगा। मैं आंसर पहले से लिख दे रहा हूँ तुम्हें। एक्स सी एम इक्वल टू क्या आएगा, मैं बता देता हूँ। एक्स सी एम क्या आएगा, देखो तुम भी बता सकते हो, 5 मीटर। और वाई सी एम क्या आएगा बेटा, ये भी पूछा गया है, तो ये आंसर भी क्या आएगा, 5 मीटर। मतलब ये पॉइंट है जो आपका सेंटर ऑफ मास है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, 5,5। यही तो आएंगे इसके कोऑर्डिनेट। अगर ये ओरिजिन रहा 0,0, तुम ध्यान से देखो ना, ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x में आधा y में आधा। पर ये तो मैंने आंसर बता दिया ना, तो उस फार्मूले से करके देखो बेटा और देखो 5,5 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है। m1 x1 y1 x2 y2 समझाऊं क्या क्या होते हैं कि क्लियर हो गया? इसके कोऑर्डिनेट लिख दो बेटा 10,0 और यही क्या है आपके x2 y2। अच्छा x2 y2 आप किसी को भी मान सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट लिख दो आप, कितने होंगे 0,10। x3 y3 बोल दो इसको चाहे तो, और इसको x1 y1 बोल दो। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा 10,10 और इसको क्या बोल दोगे x4 y4। क्लियर है ना। और ये रहा आपका m4, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बोलोगे m3। यहाँ पर सारे m सब एक हैं, 2 kg। चलो आंसर कर दो, तुम्हें भी लगेगा कुछ आ रहा है। अरे स्तोत्र सुधा लेके नहीं आए बच्चे, रोज रोज का ड्रामा उनका। आ गया, आगे बढ़ जाते हैं भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा। चलो अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, ऑरिजिन किसी को मानो, लोकेशन पे फर्क नहीं पड़ता उसकी, सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पे आएगा। हाँ कल का है, बस कल का है, बाकी सब साफ है। चलो बेटा फटाफट एक आधा एग्जांपल और कर दो जल्दी जल्दी। अरे इधर सुनो, ट्रायंगल का कर दो बेटा, ट्रायंगल का कर दो। 2 kg 2 kg और 2 kg। अरे ले अलग कर दे भाई, 10 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर ही तो अलग आएगा। क्या फर्क पड़ता है मास अलग होने से? मैं मास इसलिए सेम ले रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें बता सकूँ कि जो आप अंदाज़ा लगाते हो ना कि इसके सेंट्रोइड पे आना चाहिए, वहीं पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं मास जानबूझ के सेम ले रहा हूँ। ऑरिजिन कहाँ मानोगे बेटा? आंसर तो यह है कि सर कहीं भी मान सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही मान लो, एक कोने को पकड़ लिया करो, एक कोने को पकड़ लिया करो, ये आपका x और ये y। चलो बेस तो 5 है, मतलब x। ऊपर वाले 2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दिमाग लगाओ ना आप, थोड़ा सा ज्योमेट्री तुम्हें दिमाग लगानी पड़ेगी भाई, बहुत दिक्कत है। हाँ इक्विलेटरल है क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं।
बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फॉर्मूला कुछ नहीं बताऊंगा डायरेक्ट, वैसे मुझे पता है √3/2 इंटू साइड होता है, लेकिन यूज़ कर तू पहले ला इसको कैसे होता है। √3/4 साइड स्क्वायर होता है एरिया का, √3/2 इंटू साइड होता है हाइट का। बट तुम लाओ ना इसको फॉर्मूला, तो ही तो चैलेंज है, लेके आओ बना के। x आ रहा है 5 मीटर और y आ रहा है 5√3/3। बिल्कुल सही है बेटा। यही है। हाँ। सेकंड वाला देखो बेटा इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये रहा m1, ये रहा m2, ठीक है ना, और ये क्या रहा आपका m3। कोई दिक्कत नहीं है। m1 के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 0,0, जिसको मैं x1 y1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। m2 के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं बेटा यहाँ से यहाँ तक 10, 10,0, इसको मैं नाम दे रहा हूँ x2, y2। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये है बेटा आपकी साइड, ये साइड मान लो A। वैसे तो 10 मीटर है, पर आप ऐसे ही कहने के लिए मान लिया A है, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या इसका ये एंगल 60 डिग्री होता है, नहीं होता, 60 डिग्री। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आप देख लो A का इधर कंपोनेंट क्या हो जाता है, A cos 60, तो ये तो A cos 60 हो जाएगा। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, A cos 60, यानी कि 10 cos 60। पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। और वैसे भी आधा आधा होना था, क्लियर ही है। ये क्या हो जाएगा बेटा A sin 60। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ट्रायंगल की हाइट, ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, A sin 60। तो मैं क्यों ना A sin थीटा लिख लूँ या A sin 60 लिख लूँ। तो इसको बोलते हैं साइड √3/2। तुमने कभी पढ़ा होगा ऐसा कि डायरेक्ट बच्चे रटा करते थे, पर अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है, अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है तो रटने की जरूरत ही नहीं है, सीधे निकाल लो। तो हाइट कितनी आ गई बेटा, 10√3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, x में यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, और ये हाइट कितनी होगी बेटा 5√3। समझ रहे हो ना, x3 और y3। तो यहाँ से आपको पता है आगे क्या करना है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही आने वाला है, y में निकाल के दिखा देता हूँ आपको। चलो x भी बता ही देता हूँ। x होगा m1, बोलो m1 कितना 2 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस x3। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 10 30/6 यानी 5। वैसे भी पता है मास तो 5 ही आना था उसी लाइन में। हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी बताओ, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 कितना है बेटा 0 प्लस m3 इंटू y3 कितना है बेटा 5√3 अपॉन में कितना 6, 2 3 जा 6। तो आंसर आ गया 5√3/3। अगर आप देखो ध्यान से तो h/3 आ रहा है, हाइट अपॉन 3। एक बात बताओ, जो हाइट आई थी ना 5√3, हाइट क्या थी बेटा आपकी 5√3। हाइट का 1/3 होता है नहीं होता, शायद तुमने कभी सुना होगा कि ये h/3 पर सेंट्रॉइड होता है, कभी सुना था ये? तो अरे सेंट्रॉइड ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट, तो सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ मास है इसका। सेंट्रॉइड ही वो पॉइंट है जिससे इधर उधर इधर इधर सब जगह ट्रायंगल सिमेट्रिक है, ठीक है। हाँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मास सेम है तब। मान लो कोई बोल दे भाई मैं इधर तो 2 kg लगा रहा हूँ और इधर 2000 kg लगा रहा हूँ, फिर थोड़ी यहाँ रहेगा मास, फिर तो इसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 3D बॉडी, हेडिंग लिख लो। हेडिंग क्या लिखोगे ऐसे ही समझ लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 डायमेंशनल बॉडी। देखो मैंने आपको रॉड वाला केस करा दिया, 5 kg। मैंने जानबूझ के 5 और 10 नहीं लिया, वो भी लेता तो आप कर लेते, क्योंकि 5 में आप जल्दी समझ जाते हो। मैंने आपको स्क्वायर करा दिया,
मैंने आपको ट्रायंगल करा दिया। अब क्या बचता है, ये सारे प्लेनर बॉडीज थी। कैसी बॉडीज थी? प्लेनर, जो एक प्लेन में आ जाती है, मतलब कागज के प्लेन में या बोर्ड के प्लेन में। अब कैसे आ जाएगा? क्यूबॉइड टाइप का, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड टाइप का एक ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्यूबॉइड में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो भाई इसमें जेड वाला फॉर्मूला और आ जाएगा। कोई क्यूबॉइड बनाते हैं, चलो ये बन गया मान लो। बेटा ऐसे नहीं बोल सकते कि बीचों बीच में होगा, वो तब होगा जब 8 के 8 कोनों पे मास एक जैसा हो। सेंटर पे कब आता है सेंटर ऑफ मास? तभी आता है जब सारे मास क्या हो? एक जैसे। मैंने जानबूझ के अभी तक एक जैसे लिए थे, बस आपको ये दिखाने के लिए कि सेंटर ऑफ मास कोई नई चीज़ नहीं है, जो आप समझते हो सेंटर वाला पॉइंट वही होगा। लेकिन मान लो इधर का वजन ज़्यादा हो जाए तो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा किधर को शिफ्ट होता है? जिधर वेट ज़्यादा होगा उधर को, कि उससे दूसरी साइड? आप ये बताओ, एक रॉड है, ये रॉड यहाँ से यहाँ तक, इतनी रॉड तो 5 kg की है और इतनी रॉड है 3 kg की। सेंटर ऑफ मास तुम्हें क्या लगता है, ए पर होगा कि बी पर होगा? अरे बोलो, ए पे कैसे हो जाएगा भाई? बी पे होगा। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके लेफ्ट का वजन और राइट का वजन क्या हो? एक जैसा। समझने के लिए ऐसा समझ लो। तो बेटा इसके लेफ्ट का वजन तो 2.5, ये 3 kg है तो 3 से कम ही लग रहा है 2, और पूरी रॉड का वजन 7 kg है, 8 kg है कि नहीं है? पूरी रॉड का वेट क्या है? 8 kg। और इस रॉड का वजन कितना है? समझ गए ना। अगर ये पॉइंट हो गया कैसे हो जाएगा? कहाँ पर होगा ये? अगर ये पॉइंट होगा तो इसके राइट साइड का वेट कितना है? 4 kg। और लेफ्ट का वेट तुम्हें क्या लग रहा है? 3। ये और एक हल्का हल्का अंदाजे से, अंदाजा ही तो है, एग्जैक्ट थोड़ी पॉइंट हमें पता है, वो तो सॉल्व करके निकलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल अंदाजे पे काम चल रहा है अभी फिलहाल तो, ठीक है ना। ऐसे ही मैं मान लो आपसे ये पूछूं कि बेटा ये क्यूबॉइड है, ये आपकी क्यूबॉइड नहीं कहना चाहिए, क्यूब कहना चाहिए। अच्छा क्यूब और क्यूबॉइड समझते हो ना? क्या अंतर होता है बेटा? क्यूब क्यूबॉइड में क्या अंतर है? अरे इतना तो बता दो। हाँ क्यूब क्यूबॉइड में इसमें एल बी एच होता है, इसमें साइड होती है, बस सिंपल, इसमें सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। मैंने जानबूझ के क्या लिखा है अभी? क्यूब लिखा है। तो क्यूब की साइड भी होती है, क्यूब की साइड कितना मीटर ले लें? वही अपना कॉमन 10 मीटर मान लो, है ना। जानबूझ के 13-14 मीटर नहीं रखते हैं, सिंपल बनाते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। क्यूब की साइड है बेटा 10 मीटर। आपके सामने मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8। इस सीक्वेंस में मैंने नंबरिंग कर दिया 8 कोनों की। आपको बताने हैं 8 के 8 कोऑर्डिनेट, 8 के 8 पॉइंट जो हैं इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहला 1 का मैं लिख देता हूँ 0,0,0। इस बार जेड कोऑर्डिनेट भी आपको लिखना है। चलो लिखो, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं लिखता हूँ। चलो भाई देखो, इसके पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, एक्स में बढ़ नहीं रहा है 0, वाई में बढ़ नहीं रहा है, ये पॉइंट हाइट तो बढ़ नहीं रही है 0, और जेड में 10। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स में बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है 10। भाई यहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हें कहाँ चलना पड़ेगा? तुम्हें एक्स में चलना पड़ेगा पहले, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स में चलना पड़ेगा 10, फिर तुम्हें जेड में चलना पड़ेगा 10। क्या तुम्हें ऊपर भी चढ़ना पड़ रहा है? नहीं चढ़ना पड़ रहा है, तो बीच में हो जाएगा वाई वाला 0। समझ गया कोऑर्डिनेट? अगर तुमसे मैं पूछूँ 7 में पहुँचना है बेटा आपको चल के, आप यहाँ तक 10 ऐसे चलोगे, 10 ऐसे चलोगे, 10 ऐसे चलोगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटा एक्स में 10 चले, वाई में 10 चले, जेड में 10 चले। सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूँ 6 पे, तो आप एक्स में कितना, एक्स में तो चलना ही नहीं पड़ रहा है, और जेड में आना पड़ रहा है 10, और वाई में 10, तो 10,10। ऐसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा? एक्स में तो चल नहीं रहे हो, वाई में आप चल रहे हो 10, और जेड में कहाँ चल रहे हो आप बेटा? जेड में कहाँ चल रहे हो? 0। और ऐसे ही इस वाले पॉइंट के लिए, 8 वाले पॉइंट के लिए एक्स में कितना चल रहे हो बेटा? 10, वाई में चल रहे हो 10, और बाहर को तो आ नहीं रहे हो, तो 0। बस हो गए? अच्छा चौथे के लिखे नहीं अभी? एक्स में 10, वाई में 0, जेड में 0। हो गए? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक मास रख लिया बेटा 1 kg, ठीक है ना, ये ज़्यादा कर लेते हैं, 3 kg कर लो। यहाँ पर भी 3 kg, नीचे वाले फर्श में 3 kg है, क्या समझे? नीचे वाले फर्श में चारों कोनों में 3-3 kg है,
ठीक है, ऊपर वाले कोनों में है 1-1 kg। हाँ वेट, आपको बताना है इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। जब आप लिखोगे इसका XCOM, मैं एक लिख के दिखा दे रहा हूँ, XCOM, तो फॉर्मूला लिखोगे M1 x1 M2 x2 M3, जो M3 का मतलब जो तीसरे नंबर पे मास रखा है, इसलिए मैंने नंबर लिखे जानबूझ के 8, M3 x3 M4 x4, क्या 4 ही मास है कि 8 मास है? 8 है। तो कहाँ तक मैंने बोला था ना डॉट 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 जाएगा। लीनियर के लिए भाई 2 क्यों आए थे? क्योंकि 2 ही थे। ट्रायंगल के लिए 3 आए थे, स्क्वायर के लिए 4, यहाँ पे 8। तो M, अब मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, या चलो लिख ही देते हैं, M5 x5 M6 x6। ये भले ही फॉर्मूला दिखने में आपको बड़ा दिखे, M1 x1 M2 x2 ऐसे करते करते M8 x8। अच्छा, जैसे ये M8 किसको बोलोगे बेटा? जैसे यहाँ M8 लिखा है तो M8 कौन सा मास है? जो 8वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे ये वाला। और इसका x8 का मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? x8, और ये y8, और ये z8। मैंने, है ना, z का ऐसे ही YCOM अभी फॉर्मूले लिखाए थे ना, ZCOM के लिए क्या हो जाएगा? M1, मैं y जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, Z1 लिख के दिखा देता हूँ, M1 Z1 M2 Z2 डॉट 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 M8 Z8। अरे समझ आ रही बात? और नीचे M1 M2। अब ये बताओ कितना टाइम लगाओगे? आधा घंटा, 1 घंटा? 2 से 3 मिनट के अंदर करो। चलो भाई देखो, अब तुमने तो तरीके से निकाल लिया होगा। देखो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सोचो करने का, वो क्या हो सकता है भाई? x का मतलब होता है इस क्यूब को आधा आधा ना, x में कितना आगे, सेंटर ऑफ मास x में आदमी ये चल रहा है तो कितना आगे चलेगा, वही तो। यहाँ क्या है? 3 kg, यहाँ 1 kg 1 kg। आप समझो किसी ने चाकू से ऐसा काट दिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, किसी ने चाकू से इसको ऐसा काट दिया तो ये वाला जो हिस्सा कट के बाहर निकलेगा इसमें क्या है? 3 kg 3 kg 1 kg 1 kg, और जो इधर का हिस्सा होगा 1 kg 1 kg 3 kg 3 kg। ये सिस्टम और ये सिस्टम इक्वल है कि नहीं है? ऐसे ऐसे में x के अबाउट। तो बेटा x का तो फिक्स था कि x 5 ही आना था, फिक्स है x। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ y कोऑर्डिनेट, थोड़ी देर के लिए y को अगर मैं होल्ड करूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ z कोऑर्डिनेट, z कितना आया बेटा? 5 ही आया। अब समझो z का क्या मतलब है? z का मतलब जो चीज़ बाहर को आ रही है वही तो z है। बाहर को ही तो देखना है किधर का मास ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ इसको यहाँ से ऐसे कट कर दो, समझ के कैसे कट करना है? ऐसे कट कर दो, एक टुकड़ा पीछे रह जाएगा, ये टुकड़ा आगे निकल आएगा। ये जो टुकड़ा आगे आ गया इसका मास, और जो टुकड़ा पीछे है उसका मास एक जैसा है क्या? अगर एक जैसा है तो y कोऑर्डिनेट बीच में आएगा, z कोऑर्डिनेट बीच में आएगा। जो टुकड़ा काट के निकाला 1 2 3 4, इसका मास क्या है बेटा? 1 kg 1 kg 3 kg 3 kg, और पीछे वाले हिस्से का मास क्या है? 1 kg 1 kg 3 kg 3 kg। तो जो आगे वाला हिस्सा है और पीछे वाला हिस्सा वो सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो धागे से लटकाओगे तो z में बीच में ही तो आएगा। तो z कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नज़र आ रहा है 5 बिना कैलकुलेशन के। बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट देखो 3 1 3 1 3 1 3 1। अगर कोई बोले कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ 3 kg एक तरफ है और 1 kg एक तरफ है, और कोई बोले इसी को ओरिजिन आपने मान लिया और ये हाइट है 10 मीटर, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा? एक सिस्टम का ही बता दो y कोऑर्डिनेट। M1 y1 प्लस M2 y2 इसका 10 ही हुआ ना, 0, और अपॉन में M1 प्लस M2 3 प्लस 1, तो बेटा 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5, जो भी कर लो 5/2 आया क्या? एक रॉड का इतना, हर रॉड का इतना। तो इस वाले हिस्से में 5/2 मतलब यहाँ पर, यहाँ तक 5 मीटर हो गया, यहाँ तक, तो बीचों बीच में यहाँ कहीं होगा। समझ रहे हो ना? ये अंदाज़ा होता है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको देख के टिक करना होता है फटाफट कम टाइम में। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। हालांकि जो आपने किया है इनिशियल लेवल पे ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि तभी दिमाग में बात बैठती है। उसके बाद आप ऐसे भी सोच सकते हो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे करना पड़ता है? कैसे भी कर लो, ऐसे बहुत टाइम नहीं लग रहा है क्या ऑब्जेक्टिव पेपर में? वही कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में टाइम तो देंगे ही नहीं, तो देख के सीधा करना है। आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, देखो कैसे करते हो।
एक क्वेश्चन देता हूँ, हेक्सागन। हेक्सागन जानते हो क्या? क्या होता है बेटा हेक्सागन? रेगुलर हेक्सागन पढ़ते हैं हम, है ना? हमारे सिलेबस में रेगुलर हेक्सागन ही होता है। रेगुलर का क्या मतलब है? सारी साइड इक्वल है। हाँ, और सारे एंगल भी इक्वल होंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएंगे वो, है ना? तो रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास। साइड कितना मीटर माने उसकी? 10 से 20 मान लो, क्या 20 या 15 मान लो। चलो एक बेटा एक क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करना है, ठीक है ना? पहले तो आप मेरे को क्या बताओगे मालूम है? केवल कोऑर्डिनेट बता दोगे उसके एंड के। एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें एंगल 120 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? और 6 साइड होती है, ये तो सिंपल सी बात है। हाँ 60 नहीं होगा बेटा, 10 मीटर, 10 मीटर मान लो। वैसे तो आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते। जब मास सेम होगा हर कोने पे तभी तो बीच में होगा। मास मान लो मैं अलग कर दूं तो आपको हर पॉइंट के पहले तो कोऑर्डिनेट बताने बेटा, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत करो और आप मुझे बताओ कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा। ये तो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो जेड कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं किसी का भी। चलो कोऑर्डिनेट बताना चालू कर दो बेटा। ये एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। अरे कर तो लो सारे, एक निकालने में खुद पीछे पड़ गए हो। तो बेटा इंटरनल एंगल आपने अगर सुना होगा, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, शायद एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा तो अभी सुन लो। सम ऑफ इंटरनल एंगल आपका एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें भी एक क्वेश्चन है, कभी आपने सुना होगा तो। 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये होता है किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम। और मान लो इसमें ईच एंगल अगर निकालना हो, एक एंगल, तो तुम्हें पता है जैसे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है बेटा, है ना? तीनों का सम मैं बोल रहा हूँ 180। तो एक एंगल क्या होता है इक्विलेटर में? 60 हो जाता है ना। रेगुलर ट्रायंगल मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब 180/3 करते हो नंबर ऑफ साइड। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ईच एंगल चाहिए तो आप क्या करते हो बेटा? ईच एंगल के लिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ साइड। जैसे ये फॉर्मूले से आप किसी भी चीज़ का एक एंगल निकाल सकते हो। जैसे हेक्सागन है तो एन की वैल्यू क्या रख दोगे आप? 6 - 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन में कितना? 6। तो 6 × 12, 12 - 4 कितना होता है बेटा? 8 8/6 और इंटू 90। क्या आप सॉल्व करके बता सकते हो कितना आएगा? 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा 3 4 जा 120 डिग्री। क्या आप वेरीफाई करने के लिए एन की वैल्यू 3 रख लो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल आ जाएगा। 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 इंटू 90 180। क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है? स्क्वायर में 360 होता है नहीं होता? एन की वैल्यू 4 रख लो ऑरली। 4 2 जा 8 - 4 4 इंटू 90 360 आ गया। जो और अपॉन नंबर ऑफ साइड करेंगे तो एक एंगल। ये तो आपको एक्स्ट्रा बता दिया, अदरवाइज ये याद ही हो जाता है बच्चे को सीधा सीधा। 120 है। अब आप बेटा हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे बता दो कितने कितने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है? कल को बताना मेरे को कोऑर्डिनेट। एक बार आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो आप मास से निकाल ही सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।